हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी पढ़ाया जा चुका है अब तक 4 लेक्चर आपको मिले हैं। उससे पहले सिलेबस पे बात हुई थी और उससे पहले चार्ज के हिस्ट्री पे बात हुए थे। तो जो लोग नए हैं वो पहले पीछे के इस पोर्शन को जा करके पढ़ें और चलते हैं क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। जो लेक्चर हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर हम लोगों ने बात करी थी। जिस लेक्चर में चार्ज के बारे में हम लोगों ने बात करी उसमें ये आप लोगों को सीखने को मिला था कि चार्ज का एसआई यूनिट, जब चार्ज को मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट एसआई यूनिट मस्ट बी रिक्वायर्ड। किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए यूनिट बहुत ज़रूरी है, जिस पे आप क्लास 11th में इस पे बात कर चुके हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम था, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम था जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। अदर यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, माइक्रो कूलम, स्मॉलेस्ट यूनिट, नैनो कूलम, बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं जो चार्ज है उसके सीजीएस और एसआई यूनिट के बीच क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब है जैसे डिस्टेंस का, अगर हम यूनिट का बात करें तो डिस्टेंस को जैसे आप एसआई यूनिट में मीटर में मेजर करते हो वहीं सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर में मेजर करते हो। तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर नहीं होता। मीटर सेंटीमीटर को अगर एक दूसरे के इक्वेट करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक उसी तरह से अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है, कूलम्ब कह रहे मतलब एसआई सिस्टम है, तो ये सीजीएस सिस्टम में कितना होगा, यानी स्टेट कूलम्ब से अगर हम लोग इक्वेट करें तो कितना होगा। और 1 कूलम्ब इज इक्वल टू हाउ मच स्टेट कूलम्ब, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू हाउ मच ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इस तरह के हम लोग सीजीएस और एसआई के बीच आज रिलेशन करने वाले हैं। चलिए तेजी से आप लोग कॉपी पेन निकालिए और ईमानदारी के साथ घर पे एंजॉय करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारा जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। बहुत ही बेसिक लेक्चर, आप इसको ध्यान से समझें। हम लोग जानते हैं इन केस ऑफ एसआई सिस्टम, कॉपी पेन निकालने जल्दी से, नोट्स बनाएंगे एकदम कंटिन्यू। एसआई सिस्टम में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पूछने वाली बात नहीं है। अच्छा, वेरी गुड बच्चों। इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम भी बता दो सर। सीजीएस सिस्टम में सर पढ़े थे, याद नहीं आ रहा सर, याद नहीं आ रहा। याद आ गया सर, क्या होता है वहाँ पे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 4.8 इंटू 10⁻10 जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ही सीजीएस सिस्टम है, यानी यही ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यही स्टेट कूलम कहलाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों को हम इक्वेट करें, सीजीएस और एसआई को इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जैसे सेंटीमीटर मीटर के बीच डिस्टेंस का मेजर करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ 1 मीटर लिख दो यहाँ 1 सेंटीमीटर लिख दो, तो नहीं, नंबर चेंज होता है। उसी तरह से यहाँ कूलम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, स्टेट कूलम है तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है। यूनिट चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है। अब बच्चे वाली बात नहीं करते यार, ये सब तो बेसिक है ना। तो 1 कूलम का वैल्यू निकालेंगे कितना स्टेट कूलम होगा। तो चलो देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे 1 कूलम को रहने देते हैं, यानी हम सिर्फ कूलम को रख के बाकी टर्म को नीचे ले जाएंगे। क्या हो गया यहाँ पे? 4.8 इंटू 10⁻−10, इसको नीचे ले आओ। 1.6 इंटू 10⁻−19 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहाँ से आपका आ गया 1 कूलम इज इक्वल टू, इसको काट दो, शहीद कर दो, ऐसे शहीद कर दिया है ना, 16 3 से इंटू 10⁻−19, ऊपर गया +19, +19 में 10 माइनस हो गया, क्या हो गया? 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम। तो आपसे ऑब्जेक्टिव 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ईएसयू में कितना होता है। तो याद रखेंगे कि स्टेट कूलम में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू होता है, एसआई सिस्टम में इतना होता है। और 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम? 1 कूलम इज इक्वल टू कितना स्टेट कूलम? 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, है ना। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलम हो गया ये। तो ये एसआई सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के बीच रिलेशन निकल गया। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU या स्टेट कूलम के बराबर होगा। ठीक है, कुछ अलग भी यूनिट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ अदर यूनिट पे, तो याद रखेंगे कि अदर यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
कौन सा यूनिट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के टर्म में भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। फैन बहुत आवाज़ कर रहा था, चलो फैन को बंद करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के टर्म में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। आज का टॉपिक में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डाटा याद रखना ऑब्जेक्टिव पर्पज से। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के टर्म में पढ़ेंगे तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सर यहाँ 3 इंटू 10⁻9 अभी थोड़ा पढ़े थे सर, यानी अगर 3 इंटू 10⁻9 ESU आए उसके जगह 1 कूलम लिख सकते हैं। यस सर, 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की जगह हम 1 कूलम लिख सकते हैं। देखिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इधर हम उतार देते हैं 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सर यहाँ 10 है सर, यहाँ 9 लिख दिए, कोई बात नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत? फिर इतना हो गया। चलो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू, बताओ मेरे प्यारे, 3 इंटू 10⁻9 ESU को क्या लिखोगे सर? 1 कूलम। इसको आपने लिख दिया 1 कूलम इंटू 10। तो आपको यहाँ पता चल गया कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम होगा। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम। क्लियर है? अच्छा, ये पोर्शन जो है इसको कई बार उल्टा पूछता है। अगर आपको ऐसे पूछ दिया कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू हाउ मच कूलम, बेसिक है यार, 1 स्टेट कूलम को रहने तो बाकी नीचे ले आओ। 1/3 इंटू 10⁻9 ऊपर करके लिखेंगे तो -9। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, नोट करो जल्दी से। ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पर्पस से यूज होंगे, ये सब फॉर्मेट आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के सवाल में पूछे जाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलें, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। तो अब ऐसा है कि अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा उन सबको अगर मिला दें तो अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। हमने चार्ज के प्रॉपर्टीज़ में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ी, एडिटिव नेचर पढ़ा, एसोसिएटिव नेचर पढ़ा, चार्ज अट्रैक्टिव रिपल्सिव क्या क्या होता है, ये सब चीज़ों को पढ़ा हम लोगों ने। ये अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन कई बार होते हैं कि इन सभी चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को मिला दिया जाए तो इकट्ठे एक क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखने वाले हैं, तो जो पीछे पढ़ा उन सबको पॉइंट बना दो, ये बन जाएगा आपका चार्ज के सभी प्रॉपर्टीज, जिस पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब फिर बता दूं मैं कि जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा पीछे, वो पीछे के लेक्चर में जाए, पीछे के वीडियो को देखें, आप चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए और अपने 12th के सीरीज को एक एक करके देखें। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। हेडिंग डालिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, तो किससे पूछे भाई पहला प्रॉपर्टीज? चलो आप बताओ, हाँ आप ही बताओ, बताओ, हंसो मत, बताओ। हाँ देखो भाई सब बता रहे हैं कि लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other। चलो वेरी गुड, आपने सही बताया, पढ़ाया हुआ है ना, पढ़े हुए भी आप लोग। सेम नेचर का चार्ज आया, पहले बात कर चुके हैं हम लोग, सबको मिला कर लिख दे रहे, सारा पॉइंट्स बन जाएगा, पॉइंट्स बन जाएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का इकट्ठे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि अगर लाइक चार्ज आ गया यानी प्लस प्लस आ गया या माइनस माइनस आ गया, लाइक चार्ज हो गया, सेम नेचर के चार्ज होंगे तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। और अगर अपोजिट नेचर का है, प्लस माइनस है ना, या माइनस प्लस लिखो यार, तो ये क्या होगा? यहाँ पे इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, है ना। यस सर, अट्रैक्शन होगा, अपोजिट के बीच ही अट्रैक्शन होगा, सेम के बीच तो रिपल्सन ही होगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो तेजी से चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज पे। कौन बताएगा? चार्ज इज, किससे पूछा है? हाँ आप ही बताओ, बताओ। वेरी गुड, पढ़ा था आप लोगों ने। इनका कहना है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है नेचर में, चार्ज इज
क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड नेचर का मतलब सर मतलब भी बता देते हैं, दैट इज ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन ई। सभी बात पे पहले डिस्कशन हो चुका है, हम लोग उन सभी पॉइंट्स को मिला रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ढेर सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो चार्ज क्वांटाइज नेचर का होता है, इसका मतलब जो भी चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर 1 2 3 4 5 6, समझ गए। और E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी को बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है सर, होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही मिनिमम चार्ज है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ गया? नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। वेरी गुड सर, चार्ज कंजर्व होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या हो गया? दैट इज चार्ज कैन, जल्दी बोलिए, आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है, जल्दी बोलो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वेरी गुड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर, मेरे बोलने से पहले बोल रहा हो ना, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बहुत लोग वेट कर रहे हैं यार, ये सब पढ़ाया हुआ, मेरे बोलने से पहले बोलो। चार्ज कंजर्व इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वेरी गुड, सही चल रहे हो आप लोग, याद कर रहे हो, वेरी गुड। बहुत लोग देख रहे होंगे वीडियो को चुपचाप से, ये की बोल रहे हो मास्टरवा बाबा, कुछ तो समझ में ना आ रहा हो। इसका दूसरा फॉर्मूला भी याद होगा, जिसमें बताया गया था किसी भी आइसोलेट सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा सेम रहेगा, चार्ज बदलने वाला नहीं है, ठीक है। उसका एग्जांपल भी हम लोगों ने किया था पहले। अब आगे चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज पे, तो सोच और बताओ जल्दी से, चार्ज का फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा? इट इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। चार्ज ट्रांसफरेबल नेचर शो करता है सर, इसका मतलब कि चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे वस्तु में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब मास के साथ ही चार्ज जुड़ा रहेगा, बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? दैट इज चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन याद रखिएगा, मास एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के अंदर, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जब हम लोग एसोसिएटिव नेचर पे डिटेल पे बात कर रहे थे, उसमें उस दिन याद करो या उस लेक्चर को जाकर के पीछे देखो, आप लोग को बताया गया था कि चार्ज को मास के साथ कुछ इस तरह से मोहब्बत था कि चार्ज मास के बिना नहीं जी सकती है, कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। ऐसा नहीं है मास के लिए, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, जबकि मास चार्ज के बिना जी सकता है, ठीक है। पीछे के लेक्चर में जाएं तो एक प्रॉपर्टीज है हम लोग के लिए, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि चार्ज जो है एसोसिएटेड मास के साथ होता है। नोट करते जा रहा हूँ, वेरी गुड। चलते हैं, 5 प्रॉपर्टीज और पढ़ना है सर, और बता दीजिए कुछ प्रॉपर्टीज, ये सब तो पढ़े थे, कुछ नया बताइए सर। यही रखो डस्टर को। चले, 6th प्रॉपर्टी है ना, याद रखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सिस्टम का नेट चार्ज 0 भी हो सकता है ना, इस पर भी बात कर चुके हैं। चलिए समझिए अगला प्रॉपर्टी, द फोर्स between any two charges may be attractive और repulsive both। आपको पता होगा कि दो चार्ज के बीच
जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सेम नेचर के चार्ज आए तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अपोजिट नेचर के चार्ज आए तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, याद रखो कि यही है कोलम्बियन फोर्स। ये फोर्स क्या है, कोलम्बियन फोर्स। जबकि मास के केस में देखते हैं कि दो मास के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, बट द फोर्स बिटवीन एनी टू masses is always attractive, है ना। अब वो ये कहाँ पढ़ा है सर, अरे भाई मेरे फर्स्ट ईयर ग्रेविटेशन पढ़ के आया है ना। ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट के बीच जिसका दो मास के बीच फोर्स लगता है, और दो मास के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। पढ़ा था सर, आपने पढ़ाया था ग्रेविटेशन में। तो याद रखना है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। धरती में आपसे कभी नाराज नहीं होती कि आपको उड़ा दिया, हमेशा आपको खींच के रखे हुए है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच काम करता है, मास के बीच काम करता है। तो दो मास के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। जबकि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज पे बात किए। आगे के लेक्चर में हम लोग कूलम्ब फोर्स पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मजेदार किस्सा होने वाला है कि चार्ज के जिस परिवार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आगे चल के हमारे समाज में जिस तरह परिवार बंटता है, उस परिवार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। देखते हैं कि आगे के एपिसोड में चार्ज के परिवार के बीच किस तरह की लड़ाई होती है। देखते रहिए, मजे लेते रहिए।